जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक सफल क्रांति से ठीक पहले किसी भी देश की सरकार और उसकी राजनीतिक सत्ता का असली चेहरा कैसा होता है। आज के वीडियो में हम इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय राज्य और क्रांति के बारे में बात करेंगे, जो क्रांतिकारी अनुभवों पर आधारित है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे मजदूर वर्ग पुराने पूंजीवादी भ्रष्ट समाज को बदलकर एक नई व्यवस्था की शुरुआत करता है और राजनीतिक सत्ता का अंत कैसे होता है। अगर आप इतिहास और राजनीति के इन गहरे रहस्यों को बेहद आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 1848 के आसपास यूरोप में कई जन आंदोलन और क्रांतियां हुई। भारत देश में भी पिछले कुछ सालों में जो आंदोलन हो रहा है, इन सभी क्रांतियों और जन विद्रोह को देखकर मैंने यह समझने की कोशिश की कि जब गरीब लोग, मजदूर, किसान, उनके बेटे बेटियां विद्रोह करते हैं तो सरकार यानी राज्य उनके साथ कैसा या क्या व्यवहार करती है। मैंने ये पाया कि सरकार निष्पक्ष नहीं होती, बल्कि वो अमीरों का पक्ष लेती है, हमेशा पक्ष लेती है। मेरा मानना है कि इतिहास में हमेशा दो मुख्य वर्ग रहे हैं, एक शोषक जिसके पास सब कुछ है और दूसरा शोषित मजदूर, किसान, गरीब, असहाय जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, मेहनत के सिवा कुछ नहीं। पुराना भ्रष्ट समाज वर्गों और उनके विरोधों पर टिका है। भारत के बड़े कॉरपोरेट घराने या फैक्ट्रियों के मालिक, जिन्हें पूंजीपति कहते हैं, उत्पादन के साधनों, जमीन, मशीनों, पैसों के मालिक हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों लोग, जिन्हें हम मजदूर और कर्मचारी कहते हैं। मालिक चाहता है कि कम से कम मजदूरी देकर ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए ताकि उसका मुनाफा सरप्लस वैल्यू बढ़े, जबकि मजदूर चाहता है कि उसे बेहतर वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं और काम के अच्छे घंटे मिले। इन दोनों के हित आपस में हमेशा टकराते हैं। इसे ही वर्ग विरोध कहा जाता है। आम तौर पर हम मानते हैं कि सरकार या पुलिस पूरे देश की भलाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, लेकिन मैं इससे असहमत हूँ। राज्य, गवर्नमेंट यानी स्टेट, कोई न्यूट्रल या निष्पक्ष संस्था नहीं है जो हमारे हित के बारे में सोचे। यह अमीर वर्ग के हाथ में एक हथियार यानी टूल है ताकि वह गरीब वर्ग को काबू में रख सके, उन्हें कुचल सके। मान लीजिए भारत में किसी बड़े कोयला खदान या बांध परियोजना के लिए आदिवासियों या किसानों की जमीन ली जा रही है। जब स्थानीय लोग अपनी जमीन बचाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, जो सरकार के कहने पर अमीरों के प्रोजेक्ट के लिए गरीबों को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। यदि मजदूर अपनी मांगों के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री में हड़ताल यानी स्ट्राइक करता है तो कानून और पुलिस व्यवस्था का उपयोग अक्सर उस हड़ताल को खत्म करने और फैक्ट्री मालिक के हितों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। ये पुलिस, ये राज्य, ये कानून कभी भी उन मजदूरों के बारे में नहीं सोचते कि उनकी समस्या क्या है और उनकी समस्याओं का समाधान क्या है। ये सभी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि सरकार और उसकी ताकतें, पुलिस, सेना, अदालत, अंततः अमीरों, उद्योगपतियों, पूंजीपति वर्ग को सुरक्षा देने और व्यवस्था को उनके अनुकूल बनाए रखने के लिए काम करती है। इस शोषण को सुधारो जैसे केवल वेतन बढ़ा देना से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए व्यवस्था को पूरी तरह बदलना होगा। देश के सभी असंगठित और संगठित मजदूरों, किसानों और शोषितों को एक होना होगा। क्रांति करना पड़ेगा, बलात् क्रांति करना पड़ेगा। क्रांति के बाद समाज का ढांचा बदल दिया जाएगा। रिलायंस, टाटा या किसी बड़े निजी उद्योगपति की फैक्ट्रियां या देश के बड़े जमींदारों की जमीनें किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं रहेंगी। वे पूरे समाज की या सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी, जिसका प्रयोग हमारे हितों के लिए किया जाएगा। जब उत्पादन के साधनों पर सबका बराबर अधिकार होगा तो समाज में ना कोई मालिक बचेगा और ना कोई मजदूर। जब सब बराबर होंगे तो वर्ग यानी क्लासेस खत्म हो जाएंगे। जब समाज में वर्ग यानी अमीर गरीब ही नहीं रहेंगे तो राजनीतिक सत्ता या सरकार की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। आज सरकार या पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है? चोरियां रोकने के लिए। और हमने कभी सोचा नहीं कि चोरियां क्यों होती हैं? क्योंकि समाज में आर्थिक असमानता है। दंगों को दबाने के लिए हम या टैक्स वसूलने के लिए सरकार या पुलिस की जरूरत होती है। जब एक ऐसे वर्ग विहीन समाज का निर्माण हो जाएगा जहां हर नागरिक को उसकी जरूरत के अनुसार चीजें मिलेंगी और कोई किसी का शोषण नहीं करेगा तो अपराध और आपसी टकराव लगभग खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी को डराने या धमकाने के लिए पुलिस, जेल या सेना की आवश्यकता नहीं होगी। समाज को चलाने के लिए बस एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी जो लोग मिलकर तय करेंगे कि कितनी बिजली या कितना अनाज चाहिए, और फिर आज जैसी दमनकारी सरकार की शक्ति धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसे ही राज्य का विलोप कहा जाता है। भारत में हमें हर दिन यह छिपा हुआ संघर्ष देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जब देश के किसान अपनी फसलों के सही दाम के लिए दिल्ली की सीमाओं पर महीनों बैठे रहते हैं, या जब मारुति सुजुकी या किसी अन्य बड़ी फैक्ट्री के मजदूर बेहतर वेतन के लिए हड़ताल करते हैं और कंपनियों या गार्ड्स या पुलिस से उनकी झड़प होती है, हम नौकरियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके दूर सेंटर पर पहुंचते हैं और पेपर लीक हो जाता है। यही झड़प समाज के भीतर अमीर और गरीब के बीच का छिपा हुआ युद्ध है, जो एक दिन बहुत बड़ा रूप यानी खुला क्रांति ले लेता है। और क्रांति का मतलब जंतर मंतर, पटना जैसी
भागदौड़ नहीं जो बिना किसी क्रांतिकारी उद्देश्य के हो। क्रांति में मजदूर वर्ग का पहला कदम खुद को शासक वर्ग के रूप में स्थापित करना होता है। आज भारत की संसद या विधानसभाओं में ज्यादातर नेता करोड़पति या अरबपति हैं, या उनके संबंध बड़े उद्योगपतियों से है, इसलिए नीतियां अक्सर कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर बनती हैं ताकि कंपनियों और फैक्ट्रियों को कोई नुकसान ना हो। क्रांति के बाद हमारा पहला काम यह होगा कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी या किसी बड़े कॉर्पोरेट दफ्तर में काम करने वाला मजदूर, खेतों में काम करने वाला किसान और दिहाड़ी मजदूर खुद देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नीति निर्माता बनेंगे। यानी जितनी नीतियां बनेगी उनके भलाई के लिए बनेगी। सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर किसान अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके पूंजीपति वर्ग से धीरे धीरे सारी पूंजी और उत्पादन के औजार छीन लेगा, जिससे कि उनका शोषण ना हो। जब यह मजदूरों की सरकार सत्ता में आएगी तो वह देश के बड़े बड़े निजी उद्योगों, प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट बैंकों और जमींदारों की हजारों एकड़ जमीनों को कानून बनाकर अपने नियंत्रण में ले लेगी। उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी या गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों की कंपनियां निजी संपत्ति नहीं रहेगी, बल्कि वे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाएगी, यानी सरकारी होंगे। अब उन फैक्ट्रियों से होने वाला मुनाफा किसी एक परिवार की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर खर्च किया जाएगा। भारत में कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव के समय लाल झंडा उठाती हैं या खुद को समाजवादी और मजदूरों की पार्टी कहती हैं, लेकिन जैसे ही वे चुनाव जीतकर सत्ता में आती हैं, वे पूंजीपतियों से फंड यानी पैसा लेने लगती हैं और उनके लिए जमीनें अधिग्रहित करने लगती हैं। मैं ऐसे नेताओं को अवसरवादी कहता हूं जो सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए मजदूरों के नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में अमीरों की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यह कड़वा सिद्धांत ऐसे दोगले रुख पर एक करारा तमाचा है। हमारे समाज में एक दकियानूसी सोच या भ्रांति यानी कि इल्यूजन, बकवास फैलाई जाती है कि गरीब तो अपनी किस्मत की वजह से गरीब है, या बिना क्रांति के केवल संसद में कानून बनाकर या गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सुधारवाद देकर समाज की गरीबी को पूरी तरह मिटाया जा सकता है। लेकिन मैं इस सोच को खारिज करता हूं। मैं नहीं मानता। मेरा कहना है कि जब तक बीमारी की जड़ यानी निजी स्वामित्व को नहीं काटा जाएगा, तब तक केवल छोटे मोटे सुधारों से मजदूरों का भला नहीं हो सकता। अमीर वर्ग कभी भी खुशी खुशी अपनी अरबों की संपत्ति गरीबों में नहीं बांटेगा। इसके लिए एक मजबूत संगठित क्रांति और मजदूरों की सख्त सरकार की जरूरत पड़नी ही है। समाज की असमानता केवल भाषणों या चुनाव जीतने से नहीं बदलेगी। इसके लिए आम जनता को एकजुट होकर व्यवस्था को पलटना होगा ताकि हम अपने समस्याओं का समाधान निकाल सके। क्रांति के बाद बनने वाली सरकार का एकमात्र काम यह होगा कि वो अमीरों को दोबारा मजदूरों का शोषण करने से रोके और देश के सभी संसाधनों, जमीन, फैक्ट्री, बैंक को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। यही होगा हमारी क्रांति का असली उद्देश्य। पुलिस और कानून का पासा दमन का सिद्धांत बिल्कुल पलट दिया जाएगा। ये हमारे लिए काम करेंगे, बड़े अमीर के लिए नहीं। सरकार और पुलिस का काम किसी एक वर्ग को दबाना नहीं होता। मजदूरों और सत्ता इसलिए चाहिए ताकि वे अमीरों को दबा सके। यानी आज तक अमीर दबाते हैं, अब हम उन्हें दबाएंगे। आज की व्यवस्था में क्या होता है? जब भारत में संविदा कर्मचारी के बारे में सोचो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। मैं कहता हूं कि क्रांति के बाद यह पासा पूरी तरह पलट दिया जाएगा। जो पुलिस आज बड़े कॉर्पोरेट घरानों की रखवाली करती है, क्रांति के बाद वही पुलिस उन जमाखोरों, भ्रष्ट उद्योगपतियों और कालाबाजारियों को जेल में डालेगी जो जनता का हक मारते हैं। वे 99% गरीब सर्वहारा वर्ग के साथ रहेंगे। अमीरों को सरकार की जरूरत मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के लिए होती है, जबकि गरीबों को सरकार की जरूरत पूरे देश की भलाई के लिए होती है। आज भारत के कुछ गिने चुने अरबपति देश के अधिकांश धन दौलत पर कुंडली मारकर बैठे हैं। इस गैर बराबरी को बचाए रखने के लिए उन्हें मजबूत सरकारी नीतियों की जरूरत होती है। मेरा कहना इतना है कि मजदूरों की सरकार का मतलब होगा कि देश के 99% लोग, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग मिलकर राज करेंगे और उस 1% शोषक वर्ग की मनमानी को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। कुछ नेता अमीर गरीब के बीच समझौते के झूठे सपने दिखाते हैं, भाईचारे का खोखला नाटक करते हैं। ये नेता भारत में अक्सर भाषण दिए जाते हैं कि अमीर और गरीब दोनों मिलकर देश बनाएंगे, उद्योगपति खुद दान पुण्य करके गरीबी मिटा देंगे। मैं इसे कोरी बकवास मानता हूँ। कोई भी अमीर उद्योगपति प्यार से अपनी फैक्ट्रियां या मुनाफा नहीं छोड़ेगा। अगर हक चाहिए तो संघर्ष करके सत्ता छीननी होगी और बिना लड़े हक मिलना एक झांसा है। शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण, ये सब छलावा है। यह सोचना मूर्खता है कि अमीर वर्ग शांति से अपनी ताकत छोड़ देगा। ऐसी सोच हमेशा गद्दारी की तरफ ले जाती है, हमें पछताने पर मजबूर करती है। भारत की आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया और उम्मीद की गई कि बड़े जमींदार आसानी से अपनी जमीनें गरीब भूमिहीन किसानों को दे देंगे, लेकिन जमींदारों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कागजों में हेरफेर की, अपने कुत्ते बिल्लियों तक के नाम पर जमीनें ट्रांसफर कर दी, पर गरीबों को नहीं दी। अमीर कभी शांति से आत्मसमर्पण नहीं करता, और मैं जिस अमीर की बात कर रहा हूँ वो अरबपति है। आज भारत में जो नेता खुद को समाजवादी कहते थे, वे जैसे ही पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और अमीरों की सरकार में मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, अपने वादे, समाज की महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, लाचारी, भुखमरी को भूल जाते हैं। और आज भी वैसे नेता मौजूद हैं। यह भारत की राजनीति का सबसे बड़ा कड़वा सच है।
जो नेता छात्र राजनीति, किसान आंदोलन या मजदूर यूनियनों से गरीबों की क्रांति का नारा देकर निकलते हैं, वे जैसे ही चुनाव जीतकर विधानसभा या संसद में पहुंचते हैं, उनका रंग बदल जाता है। वे वीआईपी कल्चर में डूब जाते हैं, वे गरीब सर्वहारा वर्ग को भूल जाते हैं, बड़े उद्योगपतियों से पार्टियों के लिए फंड देने लगते हैं और उन्हीं पुलिस वालों को आम जनता पर लाठी चलाने का ऑर्डर देने लगते हैं। जो कल तक उन पर लाठियां चलाते थे, कुर्सी पर बैठते ही वे मजदूरों के हितों के साथ गद्दारी कर बैठते हैं। मैं इतना समझाना चाहता हूं कि समाज की गरीबी और लाचारी केवल चुनाव के समय नेताओं के मीठे भाषणों या मुफ्त की योजनाओं, जिसे सुधारवाद कहते हैं, इस सुधारवादी नीतियों से नहीं मिटेगी। जो नेता कहता है कि मुझे मंत्री बना दो, मैं बिना किसी टकराव के सब ठीक कर दूंगा, वह इतिहास के अनुसार आपसे धोखा कर रहा है। असली बदलाव तब आएगा जब आम जनता खुद जागरूक होकर संगठित होगी और देश के संसाधनों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करेगी। अब अगला सवाल यह है कि मजदूर वर्ग ही क्रांति का नेता बन सकता है, ऐसा क्यों है? और क्रांति के बाद देश चलाने और समाज को बदलने के लिए मजदूरों को सरकारी ताकत यानी राज्य सत्ता की जरूरत क्यों पड़ती है? भारत में आज संसद और विधानसभाओं में ज्यादातर नेता करोड़पति या अरबपति हैं, जिनकी नीतियां अक्सर बड़े उद्योगपतियों के हक में होती हैं। मैं ये कहता हूं कि पूंजीपतियों का राज खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि देश के आम मजदूर, फैक्ट्री कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर खुद को संगठित करें और चुनाव या वादों के भरोसे रहने के बजाय खुद को देश का शासक वर्ग यानी सरकार बना ले। जब सत्ता की चाबी सीधे मजदूरों के हाथों में होगी, तभी पूंजीपतियों, अमीरों, उद्योगपतियों का तख्ता पलट मुमकिन है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए भारत में कल को मजदूरों की एक क्रांतिकारी सरकार बन जाए। यह सरकार कानून बना दे कि टाटा, अंबानी या किसी भी बड़े पूंजीपति की फैक्ट्रियां, निजी अस्पताल और जमीनें अब उनकी निजी संपत्ति नहीं रहेगी, बल्कि उन पर पूरे समाज का हक होगा, वो प्रॉपर्टी सरकारी होगा। तो जरा सोचे, क्या बड़े बड़े अमीर अपनी खरबों की दौलत आसानी से छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। वे अपनी प्राइवेट सुरक्षा, मीडिया चैनलों, पैसों के दम पर गुंडों को खरीदकर या विदेशी ताकतों की मदद लेकर इस मजदूर सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसे शोषकों का प्रतिरोध कहा जाता है। अब समझिए कि बल प्रयोग क्यों जरूरी है। मेरा मानना है कि इस अमीर वर्ग की बगावत को रोकने के लिए मजदूरों की सरकार को पुलिस, सेना और बल प्रयोग यानी स्टेट पावर की जरूरत पड़ेगी। इस ताकत का इस्तेमाल आम जनता पर लाठियां चलाने के लिए नहीं, बल्कि उन मुट्ठी भर विद्रोह करने वाले पूंजीपतियों को जेल में डालने और उनके प्रतिरोध को पूरी तरह कुचलने के लिए किया जाएगा। सिर्फ पूंजीपतियों को हराना काफी नहीं है, देश को सुचारू रूप से चलाना भी जरूरी है। भारत जैसे विशाल देश में जहां करोड़ों गरीब किसान, छोटे दुकानदार, निम्न पूंजीपति और रेहड़ी पटरी वाले अर्ध सर्वहारा बिखरे हुए हैं, एक नई व्यवस्था खड़ी करनी होगी। उन सबको एक करना होगा, संगठित करना होगा, और इसके लिए मजदूरों का नेतृत्व बेहद जरूरी है। एक छोटा किसान अपने खेत में व्यस्त है, एक छोटा दुकानदार अपनी दुकान में, वे अलग अलग रहकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की योजना नहीं बना सकते। इसलिए फैक्ट्रियों और रेलवे जैसे बड़े उद्योगों को चलाने वाला संगठित मजदूर वर्ग सर्वहारा अपनी सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके एक ऐसी नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान इकोनॉमी बनाएगा, जहां किसानों को उनकी फसल के सही दाम और मुफ्त खाद बीज मिल सके। देश के हर नागरिक को मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा, इलाज और पक्का रोजगार मिल सके। मुनाफा कमाने के बजाय जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन हो। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो समाज के बाकी गरीब तबके जैसे छोटे किसान या दुकानदार बिखरे होने के कारण अकेले व्यवस्था नहीं बदल सकते। फैक्ट्रियों का संगठित मजदूर ही इस लड़ाई का नेतृत्व करेगा। इसलिए ताकत की जरूरत है। क्रांति के बाद सरकार या पुलिस को तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता। मजदूरों को कानून, पुलिस और अदालत की इस ताकत, राज्य सत्ता की सख्त जरूरत होगी, ताकि वे अमीर वर्ग को दोबारा सिर उठाने से रोक सकें और देश में एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाली समाजवादी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सके। अब अगला प्रश्न ये है कि शोषक और भ्रष्ट व्यवस्था में नेता कैसे बिक जाते हैं, और इस शोषण को जड़ से खत्म करने के लिए पुरानी सरकारी मशीनरी को पूरी तरह नष्ट करना क्यों जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर जरा ध्यान से समझिएगा। आज के दौर में ऐसे अवसरवादी नेताओं का बोलबाला है जो केवल अच्छी मजदूरी पाने वाले कुछ खास मजदूरों के प्रतिनिधि बन जाते हैं। वे आम जनता की लड़ाई को चंद टुकड़ों निजी स्वार्थ के लिए बेच देते हैं। भारत में कई बड़ी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में ऐसी मजदूर यूनियनें हैं जिनके शीर्ष नेता आलीशान दफ्तरों में बैठते हैं और सीधे कंपनी के बड़े मालिकों या मैनेजमेंट के साथ चाय कॉफी पर डील करते रहते हैं। ये नेता केवल कुछ परमानेंट कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़वाने की बात करते हैं, लेकिन उसी फैक्ट्री में काम करने वाले लाखों कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठेका मजदूर, दिहाड़ी मजदूर या साफ सफाई करने वाले सबसे गरीब कर्मचारियों को उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। जब भी आंदोलन मजबूत होता है तो पूंजीपति इन नेताओं को कोई बड़ा पद, पैसा या राजनीतिक टिकट चंद टुकड़े दे देता है और ये नेता पूरे समाज की लड़ाई को तिलांजलि यानी धोखा दे देते हैं। जब तक पहले राज्य की उस मशीनरी को जिसे पूंजीपति वर्ग ने अपने लिए बनाया है मिटा नहीं दिया जाता, नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक क्या इस प्रकार के संगठन के निर्माण की बात सोची भी जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। इसलिए ऐसे संगठन को बनाने के लिए उस मशीनरी को नष्ट करना बेहद जरूरी है।
भारत में आज जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है, जैसे कलेक्ट्रेट यानी आईएएस, पुलिस कप्तानी यानी आईपीएस, लाल फीताशाही अदालतें के पेचीदा चक्कर और बड़े बड़े सरकारी दफ्तर, या यह ढांचा मूल रूप से अंग्रेजों ने भारत की जनता को गुलाम बनाने और दबाने के लिए तैयार किया था। आज की तारीख में भ्रष्ट व्यवस्था इसी तंत्र का इस्तेमाल अमीरों की तिजोरियों और जमीनों की रखवाली के लिए करती है। यानी पहले अंग्रेज थे, अब ये अमीर हैं। अगर किसी जमीन की नींव में पुराना, खोखला और दीमक लगा हुआ ढांचा खड़ा हो तो आप उस पर एक मजबूत और आलीशान नया घर नहीं बना सकते। नया और मजबूत घर बनाने के लिए पहले उस पुरानी और जर्जर इमारत को ढहाना यानी नष्ट करना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह अमीरों की सरकारी तंत्र को तोड़े बिना एक नए समाजवादी संगठन या बराबरी वाले समाज का निर्माण सोचना भी नामुमकिन है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्रांति यानी बलात् क्रांति से ही मुमकिन है। क्रांति का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चेहरा बदलना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सरकारी और प्रशासनिक ढांचे को जनता के प्रति सीधे जवाबदेह बनाना है। जो नेता जनता के संघर्ष को बीच में छोड़कर अपनी निजी सुख सुविधाओं, काफी मजे में जिंदगी काटने लगते हैं और उसमें व्यस्त हो जाते हैं, वे क्रांति कभी नहीं ला सकते। ढांचागत बदलाव जरूरी है। समाज का असली सुधार केवल कुछ नए कानून बनाने या चुनाव जीतने से नहीं होगा। इसके लिए उस पुरानी सरकारी मशीनरी को बदलना होगा जो अमीरों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, और उसकी जगह आम जनता की सीधी भागीदारी वाला एक बिल्कुल नया तंत्र खड़ा करना होगा। और यह सिर्फ और सिर्फ क्रांति, बलात् क्रांति से ही मुमकिन है। जय हिंद। क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।